गंडापुर साहब की वापसी हो गई और वापसी बड़े खौफनाक तरीके से हुई। और जो उनके फेस एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनके अल्फाज थे, मेरा ख़्याल है उसने बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। और ऐसा महसूस होता है कि गंडापुर साहब अब लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। तो क्या वो पेशावर से निकल के वफाक के ऊपर हमला करना चाहते हैं? ये हम पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और दूसरा बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब वफाक के पास, अब स्टेट के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगने वाला है? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और आखिर में उसी तरह एक सवाल और एक मसला भी बयान किया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी ख्वाहिश है कि जो 20 दिन इस महीने के बचे हैं उसके अंदर अंदर हम 30,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा कर सकें और इंशाअल्लाह ताला हम ये हदफ भी पूरा कर ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, गंडापुर साहब अपीयर हो गए हैं और अपीयर हुए हैं जी बहुत ख़तरनाक तरीके से। अलम बगावत बुलंद कर दिया है जी उन्होंने। जो लहजा, जो ज़ुबान उन्होंने इख्तियार किया है वो सीधा सीधा ये लग रहा है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। इससे पहले वो 2 दिन बिल्कुल खामोश रहे, ना किसी इजलास में आ रहे थे, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। और देखने में अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जो पीछे से पॉलिसी दी है या उस थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने इंक्रीज़ किया है, तो गंडापुर साहब या उसे सह नहीं सके या डर गए, तो वो फट रहे हैं। और जिस तरीके से वो फट रहे हैं, लग ये रहा है कि वफाक और केपीके में कोई बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस चीज़ से बचाए। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है हम आपको पूरी डिटेल से बताने लगे। अब फ़र्क है, गंडापुर साहब जो थे वो मेरा ख्याल 48 घंटे खामोश रहे हैं। उससे पहले उन्होंने एक खौफनाक तकरीर की 8 सितंबर को और उसके बाद फिर उनको यहाँ इस्लामाबाद बुलाया गया। वो इस्लामाबाद के और वो उन्होंने ख़ुद बताया कि मुझे इनवाइट किया गया था। फिर उसके बाद 8 घंटे वो गायब रहे। उनका स्टाफ जो था उसके फ़ोन भी स्विच ऑफ रहे और उनसे भी किसी का रब्ता नहीं हो रहा था। ख़ुद गंडापुर साहब के जो मोबाइल थे वो भी पहले वो साइलेंट पे थे और बात नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गए और फिर स्पेकुलेशन आनी शुरू हो गई कि शायद गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, शायद उन्हें बिठा लिया गया है, शायद वो मिसिंग हो गए हैं। और वो पार्टी के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, उनकी फैमिली बड़ी परेशान हो गई। फिर वो 9 घंटे के बाद रिलीज़ हुए या 9 घंटे बाद अपीयर हुए। सीधे वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के, केपी हाउस के, और वहाँ पे भी जो उनकी एनेक्सी थी उसके अंदर बैठे रहे। किसी के साथ उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। जिन लोगों ने टेलीफोन पे उनसे बात की, बस वो आएँ बाएँ शाएँ दाएँ बात करके उन्होंने मामला टाल दिया। फिर यहाँ से वो पेशावर चले गए। पेशावर जाके जो लोग उनसे मिले और उस पर भी उन्होंने कोई क्लैरिटी के साथ उनको नहीं बताया कि क्या हुआ है। बस वो ये बताते रहे कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक मीटिंग थी और उसमें मैं मशरूफ़ था। फ़ोन मेरा वहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, इसलिए उससे कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी और इसलिए स्पेकुलेशंस हुई या गलत फहमियाँ फैली। जबकि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो एक मीटिंग थी जो 8-9 घंटे चली। लेकिन जब भी पार्टी उनको कहती थी कि आप अपना मौक़िफ़ दें तो वो खामोश हो जाते थे। फिर इस दौरान पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वहाँ पे वो 20 मिनट वहाँ पे बैठे रहे। फिर आज़म स्वाति साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उठ के चले गए और आज़म स्वाति साहब के वक्त से उन्होंने कहा कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही करेंगे, मैं तो नहीं करूँ। और फिर वहाँ से वो निकल गए। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें गर्दिश करती रही, जिसके ऊपर हमने पिछला वीलॉग भी किया है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि उनको मार पड़ी है और उनकी आंखों के ऊपर हल्के पड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वो डिमोरलाइज्ड हैं और इसलिए वो फेस नहीं कर रहे। पार्टी जो है ना खुद बड़ी परेशान थी कि इनके साथ हुआ क्या है, क्या अब ये हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, कि पता नहीं ये हमारे साथ चलते हैं या नहीं चलते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों जो है वो अपडेट हो चुके हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद फिर गंडापुर साहब अपीयर हुए और अपीयर होने से पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इजलास था उसमें उन्होंने अपने अरकान को भेजा। अरकान ने वहाँ पे एक करारदाद पास की और जो इनके अरकान हैं उन्होंने बड़ी खौफनाक तकरीरें की और बाकायदा उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा से निकल जाएँ और यहाँ पे बड़े सीरियस कंसर्न है आपके बारे में वगैरह वगैरह। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें हुई वहाँ में। और उसके बाद फिर अचानक गंडापुर साहब सामने आए और उन्होंने एक तो जो लॉयर्स थे उनके साथ उन्होंने खिताब किया। उसके अंदर भी बड़े जज्बाती थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं थे। उसमें उन्होंने एक डीएसपी का जिक्र किया कि जिसने उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाया जी कि इन्होंने मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रखा। और उस पर फिर गंडापुर साहब ने वहाँ पे कहा कि मैं उससे पूछूंगा, उसे जवाब देना पड़ेगा कि किसके कहने पे उसने ये किया। फिर उसने कहा जी जिन लोगों ने पर्चे करवाए, जिन लोगों ने हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया है
और जिन लोगों ने थानों से वर्कर्स को निकाल के, हमारे एमएनएस को निकाल के किसी और के हवाले किया, उन सब लोगों का मैं हिसाब लूँगा, उन सब लोगों से मैं पूछूंगा, उन सबको जवाब देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और उसमें ही लोग बड़े सरप्राइज़ थे कि गंडापुर साहब तो बड़े एग्रेशन के साथ आए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने असम्बली के अंदर ख़ताब किया तो वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती था। आप ये समझे कि जिस तरह गंडापुर साहब 8 सितंबर को तकरीर कर रहे थे, सेम इसी तरह उन्होंने वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने तकरीर की। लेकिन इसमें उन्होंने कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब जो है हमें जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे और हम करके रहेंगे और अपने लीडर को रिहा करके रहेंगे। और जो उन्होंने वफाक के बारे में कह सकते थे या रियासत के बारे में कह सकते थे या उसको बुली कर सकते थे या उसको सुर झंडी लहरा सकते थे उसकी तरफ, वो उन्होंने किया। और बल्कि ठीक ठाक किस्म की एक जज्बाती तकरीर थी और ऐसा लगता था कि जज्बात से वो फट रहे हैं। और फिर उन्होंने धमकी दे दी वफाक को कि जनाब हम आ रहे हैं और अपने लीडर को लेके जाएंगे और इस तरह नहीं होगा। फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगवाए उन्होंने, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तोड़ा था अब उनका हिसाब भी होगा। तो वो ज़ाहिर सीधा सीधा वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उनके साथ वो लड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि गंडापुर साहब या उनकी असम्बली या उनकी गवर्नमेंट जो है वो अब वफाक के ऊपर चढ़ने के लिए तैयारी कर चुकी है पूरी तरह, और अब वो किसी वक्त भी जो एक जलसे का ऐलान करेंगे तो अब वो आगे बढ़ेंगे। मसलन पंजाब का जलसा है मेरा ख्याल 21 सितंबर को है, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ शो पावर करेगी, यानी आपका शो ऑफ पावर जो होती है वो करेगी और कहीं ना कहीं डेंट डालने की कोशिश करेगी। तो अब मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट रही और जो बयानिया गंडापुर साहब ने दिया था उसके ऊपर पार्टी उनके साथ खड़ी है। इमरान खान साहब ने पहले से कह दिया था कि जी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उसके एक एक लफ्ज़ की मैं सपोर्ट करता हूँ। और उसके बाद आप पार्टी का भी है और खैबर पख्तूनख्वा के जो MPs हैं उनकी तकरीरें अगर आप सुने तो वो बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी ख़तरनाक हैं। तो अब गंडापुर साहब तो बिल्कुल सीधे हो गए हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो स्पेकुलेशन थी ना कि वो डर गए हैं और अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, अब वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है। लिहाजा पिछले जो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो तज्ज़िये किए गए वो सारे गलत साबित हुए और पता ये लगा कि गंडापुर साहब को अगर कुछ मिस हैंडल किया भी गया तो गंडापुर साहब डिमोरलाइज नहीं हुए बल्कि उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गई और अब वो एक बड़ा लीडर बन के उभरना चाह रहे हैं। अब इसके ऊपर दो किस्म की राय हो सकती है। एक तो राय ये हो सकती है कि ज़ाहिर एक बड़ी पार्टी है और PTI जो है वो लीडरलेस नहीं रह सकती और उसने किसी न किसी ने उसकी क़यादत संभालनी है। तो गंडापुर साहब जो हैं एक नए कायद के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं और उनको यह मौका दिया जा रहा है, ये वो मौका ले रहे हैं कि अगर कल को इमरान खान साहब जो हैं वो इस सीट पे नहीं रहते या उनको कुछ सज़ा हो जाती है और पार्टी जो है उनसे छीन ली जाती है, ये वो पार्टी के लिए काम नहीं कर पाते, तो फिर गंडापुर साहब जो है ना एक मर्जिंग लीडर के तौर पे सामने आएँ और वो पार्टी को टेक ओवर कर लें और गौहर खान साहब को फारिग कर दें, उमर अयूब साहब फारिग हो जाएं, वो सारे जो दरमियान का रास्ता देने जो तवाज़न कायम करना चाहते हैं उन सब को फारिग करके गंडापुर साहब आ जाएं और वो एक नए इमरान खान की तरह जो है ना पार्टी को लेकर लीड करें। और उसके बाद किसी जगह पे स्टेट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता तो गंडापुर साहब कर लें, एक ये भी तजिया किया जा रहा है। दूसरा ये है कि गंडापुर साहब वाकई सिंसियर हैं और वो इमरान खान के सिपाही बन के इमरान खान साहब की मदद करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये दोनों राय जो हैं वो हैं। अब वक्त साबित करेगा कि गंडापुर साहब जो हैं वो कोई थर्ड एम्पायर के साथ मिल गए हैं और वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं या फिर वो वाकई इमरान खान साहब के साथ सिंसियर हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो पार्टी की क़यादत करें और नए प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब ये वक्त साबित करेगा, लेकिन आरा जो है ना वो डबल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा किया जा रहा है गंडापुर साहब की तरफ से और वो जज्बाती करके सब अपने वर्कर्स को साथ लेके लीडर्स को साथ लेके अल्टीमेटली एक नए कायद बनना चाहते हैं पार्टी के, ठीक है, टेक ओवर करना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी, उनकी जो आवाज़ है, जो लबो लहजा है, उसके अंदर बड़ी सच्चाई है और वो दिल से चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और बाहर आके वो इन हालात को तब्दील करें और गंडापुर साहब एक इंकलाब लाना चाहते हैं पाकिस्तान में इमरान खान साहब के बिहाफ पे। आने वाले दिन बताएंगे कि गंडापुर साहब क्या करना चाहते हैं। ठीक है जोहर साहब, इसमें दो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो जो इनकलाबी उनका लहजा है और जो वो तर्ज सियासत अपना रहे हैं, क्या इससे खान साहब बाहर आएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप स्टेट को बुली करके, स्टेट को रगड़ा लगा के, स्टेट को दीवार के साथ लगा के आप अपनी शराइत नहीं मनवा सकते। ठीक है। अगर इमरान खान साहब को
बुली के ज़रिए और या स्टेट को कॉर्नर करके या दीवार के साथ लाग लगा के अगर इमरान खान साहब को रिहा कर लिया गया तो फिर उसके बाद स्टेट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वजूद फिर ख़तरे में पड़ जाएगा। ठीक। अब अगर आपने उन इंस्टीट्यूशंस को भी बचाना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इमरान खान साहब को बाहर लाया जा सकता है। इमरान खान साहब को बाहर लाने का वही तरीका है जो इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तेमाल किया या उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया कि आप जेल में बैठें और अपने वक्त का इंतज़ार करें और हालात को बेहतर रखें और एक ख़ास हद से आगे ना जाएं कि रेड लाइन्स जो आप इतनी अबूर कर लें कि फिर रेड लाइन्स जो दीवार बन जाए। ठीक है। और आपको बिल्कुल इस तरह जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो जेल के अंदर रहे और उनका एक असूली मौक़िफ़ था, लेकिन उनका जो बेलचक रवैया था उसने ज़ाहिर उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए और उससे लेसन सीखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी हों, वो उस लेवल पे नहीं गए कि जहाँ पे फांसी के फंदे के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। और मियां नवाज शरीफ भी जो है ना उस लेवल तक नहीं गए कि फांसी के फंदे के अलावा या सज़ाए मौत के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ना हो स्टेट के पास। तो दरमियान का रास्ता इस्तेमाल करते रहे लोग और चुप करके जेल के अंदर बैठे रहे और हालात का इंतज़ार करते रहे और अल्टीमेटली हालात पलटे और फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब 2 बार प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। मियां नवाज शरीफ 3 बार वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने और चौथी बार भी उनकी, बल्कि 5वीं बार भी उनकी गवर्नमेंट आई। पिछले 16 महीनों को भी अगर शामिल करें तो चौथी गवर्नमेंट हुई और अब जो गवर्नमेंट है तो 5वीं गवर्नमेंट उनकी होगी। तो वो आपको अगर आप वक्त का इंतज़ार करें तो हालात तब्दील होते हुए देर नहीं लगते। लेकिन अगर आप आखिरी कश्ती भी जला देंगे तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा, फिर या तो डूबेंगे आप या फिर आप सड़ेंगे या फिर आप लटकेंगे। एक बड़ी अनयूजुअल बात की है गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है, तो सूबे के वज़ीर आला होने की हैसियत से मैं वफ्द भेजना चाहता हूँ, मुझे भेजने दें, उनसे ताल्लुकात बेहतर करने दें, हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी वाइज कह रहे थे, लेकिन मैं मज़ाकरात करता हूँ। अगर वो करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मज़ाकरात तो होने चाहिए, वैसे फ़र्क वो ये बात गलत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो फूल आ रहे हैं ना इनके लिए, वो सबसे ज़्यादा तो खैबर पख्तूनख्वा को डैमेज कर रहे हैं ना। जी जी। ये बैटल फील्ड तो खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है, पंजाब तक या वफाक तक तो ये आँच नहीं आ रही, वहाँ से तो हालात आगे नहीं बढ़ रहे। तो अब अगर वो गंडापुर साहब ये समझते हैं कि जो हालात की ख़राबी है और जो लोग ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं उनके साथ मुज़ाकरात करके वो मामलात को सेटल कर सकते हैं तो ज़रूर करने चाहिए। कि जनरल फैज़ हमीद की पॉलिसीज़ की कोई एक्सटेंशन तो नहीं है? यही हो सकता है क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ इनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। बल्कि ये भी इंफॉर्मेशन जो ना फैलती रही कि शायद ये जनरल फैज़ हमीद साहब को लेकर जेल भी पहुँच गए थे। अब इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे गर्दिश कर रही है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि बात दुरुस्त है। वो कहते हैं एतवार को उन्होंने रात के वक्त जेल खुलवा ली थी, जनरल फैज़ हमीद को लेकर अंदर चले गए थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, गवर्नमेंट को नहीं पता था, रियासत को नहीं पता था। दूसरे तीसरे दिन जाकर रियासत को पता चला, जब उन्हें पता चला तो उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो गए और वहाँ से फिर मामलात बिगड़ते चले गए। बहरहाल ये सारी क्योंकि कंफर्म्ड खबरें नहीं हैं तो मैं इसको ख़बर के तौर पे नहीं दे सकता, ना इंफॉर्मेशन के तौर पे दे सकता। ये वो स्पेकुलेशंस हैं, ये वो अफवाहें हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये वैसे चीज़ कंफर्म है कि जनरल फैज़ हमीद और गंडापुर के आपस में बहुत ज़बरदस्त रिलेशन थे और ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहे और एक दूसरे के साथ इनके मामलात बड़े सेटल थे। और बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में तो ये भी कहा जाता है जो आदिल राजा साहब हैं इंग्लैंड के अंदर, उन्हें भी जनरल फैज़ हमीद साहब यहाँ से फीड करते रहे और इसलिए उनकी जो इंफॉर्मेशन होती थी आदिल राजा की वो बड़ी परफेक्ट होती थी या वो नियर टू पॉसिबिलिटी होती थी। और उसकी वजह ये थी कि इनसाइडर्स जो थे वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपने हालात सुन लिए जी, KPK में क्या हो रहा है, गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वफाक का रिएक्शन क्या होगा, ये क्या हो सकता है, ये क्या होना चाहिए। अब वफाक इमीडिएटली तो ये नज़र नहीं आता कि कुछ करेगा, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा कुछ करता है तो तब वफाक क्या करेगा, ये पूछते हैं चौधरी साहब। फैसल कुंडी साहब का ये कहना है जी कि गवर्नर राज का वक्त आ गया हुआ है और अब ज़्यादा देर नहीं बची और हमें गवर्नर राज लगाना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा में ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है उसके पास एक बाकायदा समरी तैयार पड़ी हुई है और बड़े दिनों से पड़ी हुई है और वो ये है कि किसी वक्त भी सिर्फ रिलीज़ करनी है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग गया और फिर फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो इक़्तिदार संभाल लेंगे वहाँ पे और सारी ब्यूरोक्रेसी को वो कंट्रोल करेंगे। अब सवाल वही है कि क्या ये वफाक के लिए काम आसान होगा, क्योंकि इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना इतना आसान काम नहीं होगा। वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ PTI बैठी हुई है
और वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत भी है लोगों के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आप गवर्नर राज लगा दें और लोग उसे एक्सेप्ट ना करें। और इससे पहले आपको पता पंजाब के अंदर भी ये वाक़या हो चुका है कि सलमान तासीर साहब के दौर में गवर्नर राज लगा था, लेकिन फिर उसे किसी ने कबूल ही नहीं किया था और अल्टीमेटली 24 घंटे के अंदर आपको या 48 घंटे के बाद अंदर आपको वापस लेना पड़ गया था। ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आप गवर्नर राज लगाएं और फिर इम्प्लीमेंट ना हो सके और किसी कोर्ट की तरफ से आर्डर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आर्डर आ जाए, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात ना माने और वहाँ पे फसादात शुरू हो जाएं, या जो MPs हैं वो लश्कर बना के पेशावर के ऊपर चढ़ाई कर दें या वफाक के ऊपर चढ़ाई कर दें। अगर ऐसा वाक़या हो गया तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम बच सकेगा। ठीक है। तो ये अगर ख्वाहिश है वफाक की तो बड़ा सोच समझ के उसे ये फ़ैसला करना पड़ेगा। और बाकी अगर गंडापुर साहब वो पेशावर के अंदर खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है जी, आप करने दें उनको, रिएक्ट नहीं करना और चाहिए। रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जैसे कहते हैं ना कि होल्ड योर हॉर्सेस, तो मेरा ख्याल है हॉर्सेस के होल्ड करने का टाइम आ गया, क्योंकि जो आप ये रिएक्ट करेंगे उतने ही हालात ख़राब होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली विक्टिम जो है वो पाकिस्तान बनेगा। तो अगर तो आप पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, इधर से भी एक बयान दे दें, फिर उधर से भी बयान आ जाए, फिर गंडापुर साहब को कहें कि आएँ जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ज़रा अटक का पुल पार करके देखें, और अगर वो आ जाएँ तो फिर उनको फेंटा लगाना शुरू कर दें यहाँ पे। तो ये लड़ाई है ना जी, फसाद है, और इस फसाद का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। और जो दुश्मन बैठे हुए हमारी सरहदों पे, वो तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर कोई इंतशार हो, लड़ाई शुरू हो जाए, कोई एक इंकलाबी फोर्स बन जाए और वो लोगों के फ़ैसले करना शुरू कर दे। तो इस किस्म के हालात जब होंगे तो बाहर की फोर्सेस के लिए तो पाकिस्तान के अंदर एक आइडियल किस्म की सूरत डेवलप हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इसका जो हल है वो यही है कि टेबल पे बिठाएं सबको और फ़ैसला करें कि ये मिनिमम एजेंडा है पाकिस्तान का और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये रेड लाइन है जिसे फ़ौज क्रॉस नहीं करेगी, ये रेड लाइन है जिसे इलेक्शन कमीशन क्रॉस नहीं करेगा, ये रेड लाइन है जिसे पुलिस क्रॉस नहीं करेगी, और ये रेड लाइन है जिसे पॉलिटिशियन क्रॉस नहीं करेंगे। और अगर आपने असम्बलियाँ बनाई हैं तो 5 साल वो पूरी करेंगी। और गवर्नमेंट्स अगर रोज़ तब्दील होती है तो होने दें, लेकिन कोई सड़क नहीं रुकेगी, कोई जो इकनॉमिक एजेंडा है पाकिस्तान का उसे कोई वायलेट नहीं करेगा, जो इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं उसे नहीं छेड़ा जाएगा, वगैरह वगैरह। कुछ एक मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर सब लोगों को इत्तफाक कर लेना चाहिए। उसे कोर्ट्स को भी बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाएं, सीनियर जजेस को वहाँ पर बिठाएँ और उनसे भी कहें कि आपने ये रेड लाइन्स हैं इनको नहीं छेड़ना। तो ये नहीं है कि 15-15 साल स्टेज चलते रहें और उसके बाद जो है पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, या इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको न छेड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ करके एक एजेंडा सेट करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं होता तो फिर मसाइल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाजरीन, एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का। आप, मैं या हम जैसे बहुत जाते हैं जलसों में, लीडरान की तकरीरें सुनते हैं, हमारा खून गर्म होता है, बाज़ औक़ात हम कोई एहतजाज कर देते हैं, कोई पथराव कर देते हैं, उसके बाद होता यह है कि वर्कर्स गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी आपके बारे में कितनी आवाज़ उठाती है ये बहुत मैटर करता है। क्या आपके लिए वो आपकी पार्टी सीरियस भी है या नहीं है? जो सब 34 वर्कर्स हैं PTI के जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने उठा लिया, जिनका रिमांड भी हो रहा है जिस्मानी, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। चुंगी 26 नंबर चुंगी जहाँ पे ये जलसा हो रहा था उसके करीब ही था ये। हाँ जी। और वहाँ से सड़कें जा रही थी, वहीं पे पुलिस के साथ तसादम हुआ, वहीं पे पुलिस ने आंसू गैस चलाई, वहीं पे उन्होंने फेंटा लगाया और 34 वर्कर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और वो आज भी थानों में पड़े हुए हैं या फिर वो जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 10 MNAs की तो आवाज़ उठा रही है, लेकिन वो जो 34 लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने मार खाई है बाकायदा और जिनकी अभी भी हड्डियों के अंदर से दर्द निकल रहा है, और उसको पार्टी भूल गई। और ये वैसे ट्रेजिडी है पाकिस्तान की कि हर सियासी जमात जो है उसे फ्यूल चाहिए होता है, और ये फ्यूल होता है आम शख्स की शक्ल में, वर्कर्स की शक्ल में, और जब वो फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उसे जो भूल जाते हैं। अब देखें ना, ज़मान पार्क के अंदर जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ, या जो 9 मई के ज़िम्मेदार ठहराए गए 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त भी जेलों के अंदर हैं, तो पार्टी उनकी आवाज़ ही नहीं उठा रही। आप देखें पिछले 6 महीनों में इमरान खान साहब ने उनका नाम दिया कोई नहीं। वो तो अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो वर्कर्स है जो इस वक्त मार खा रहा है, जो पड़ा हुआ है स्टेट के पास, उसके बारे में पार्टी कुछ नहीं कह रही, पार्टी उसको भूल गई। तो ये जो 34 लोग हैं, इसके जो मददगार हैं वो भी सिर्फ उनकी फैमिली है, और रो रही है तो फैमिली रो रही है, वकील कर रही है तो फैमिली वकील कर रही है। उनकी जो चोटें हैं
उसके ऊपर अगर टकोर कर रही है तो फैमिली कर रही है, पार्टी उनको भूल चुकी है और पार्टी आने वाले दिनों में इन सब लोगों को फरामोश कर देगी। तो मेरी तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स या आम आदमी से दरख्वास्त है कि आपका पॉलिटिकल ओपिनियन ज़रूर होना चाहिए, आपकी कोई ना कोई पार्टी भी ज़रूर होनी चाहिए, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस लेवल तक कभी ना जाएं आप कि आप वहाँ पे अकेले हों, आपको फेंटा पड़ रहा हो, आपके ऊपर FIRs हुई हों, आपको गिरफ़्तार किया जा चुका हो, आपको जेलों में फेंका जा रहा हो और बाहर आपकी फैमिली, आपके लवाहिकीन जो हैं वो दर दर जलील हो रहे हों और पार्टी आपको भूल जाए। तो ये याद रखें कि पार्टी के लिए आप सिर्फ फ्यूल है और इस फ्यूल को सिर्फ पार्टी इस्तेमाल करती हैं और इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो आप अपनी हैसियत को पहचानें, पॉलिटिकल व्यू ज़रूर रखें, लेकिन उस लेवल तक ना जाएं कि स्टेट जो है वो आपके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दे या आपको गिरफ़्तार करके जेलों में फेंक दे। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, आगे हैं नाजरीन, बिल्कुल अपने व्लॉग के एंड पे हमारे पास अब मसले इस वक्त आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उजागर कर सकें। सिकंदर खान टेक्सला से और रियाज अहमद खान तूरो मर्दान से इनका एक ही मसला था, तो मैंने कहा कि उसमें सवाल हम शो कर देंगे और मसला भी बयान कर देते हैं। EOBI के जो बूढ़े पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बहुत कम है, सिर्फ 10,000 के करीब कुछ है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत इसे बढ़ाए। अब हुकूमत ने तो वैसे पेंशन्स चेंज कर दी हुई, आपने खबर पढ़ रही होगी कल जो एक नया कानून आया है उसके मुताबिक अब पेंशन की जो हद है वो 10 साल है और जो स्पेशल पेंशन्स होती है, जिन्होंने कोई स्पेशल ड्यूटीज़ की होती हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए जान दी हुई, उनकी जो हद है वो 25 साल हो गई हुई है। और फिर अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करो फोत हो गया पेंशनर जो है, उसके बाद जो उनके लवाहिकीन हैं या बच्चे हैं या बेगम है, उसकी मुद्दत भी बड़ी कम हो गई हुई है और सिर्फ जो ऐसे लोग जिनके बच्चे माजूर हैं उनको ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए पेंशन दी जा रही है। तो पेंशन एक ऐसा बोझ बन गया हुआ है ख़जाने के ऊपर के जिसकी वजह से ख़जाना क्रैश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है वो तो वफाक या गवर्नमेंट जो है उसके अंदर भी अमेंडमेंट करना चाहती है कि पेंशन देनी ना पड़े, तो इंक्रीज़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा ख्याल है वो वक्त अब चला गया। लेकिन EOBI के 10,000 ये से बहुत ही कम है, अगर इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कुछ गरीबों की इसमें आपको पता है EUBI जो है EUBI आपको पता है EUBI जो है ये वही अदारा है जिसके अंदर पेंशन के पैसे इकट्ठे होते हैं और जिसने कोई ट्रेड करके, जिसने कोई एसेट्स बना के, जिसने कोई बिज़नेस करके उन पैसों के अंदर इजाफा करना होता है और उससे पेंशनर को पैसे मिलते हैं। तो अब उनकी अपनी सूरत हाल ये है तो बाकी लोगों को क्या पैसा मिलेगा। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी आया था आपको पता, जिसमें एक जफ़र गोंदल साहब थे और तबाही फेर देते, उन्होंने पूरा EOBI को जलील करके बिल्कुल ज़मीन में दफन कर दिया था सारा। तो अभी तक वो ज़ख्म भी मेरा ख्याल है हरे हैं और फिर उसके बाद पेंशनर के साथ क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ज़रा हमदर्दी से सोचना चाहिए इनके बारे में। नाज़रीन, अब सवाल का टाइम है। आज का सवाल किया है जी मोहम्मद जावेद इकबाल साहब ने, जो साहब ये कहते हैं कहीं बानी PTI गंडापुर पर भी शहबाज गिल वाला इल्ज़ाम ना लगा दें, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो वैसे मेरा ख्याल सवाल ही बड़ा अजीब सा है यार। वैसे अल्लाह माफ़ करे, इस किस्म का बात नहीं होनी चाहिए और अगर वो शहबाज गिल साहब के साथ भी हुआ था तो बड़ी ज़्यादती है बहुत। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन स्टेट को इतना ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए किसी आदमी को। वो तो खान साहब का इल्ज़ाम था, बाद में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे बंदा। और वो मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने इतना एतराज़ नहीं किया था जितना इमरान खान साहब ने किया था और वो बार बार ये कहते थे कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है और वो शहबाज गिल साहब जो थे वो कहते थे भाई इस तरह नहीं हुआ, लेकिन खान साहब मानने के लिए राज़ी नहीं थे। तो ऐसी बात नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा या ऐसा कोई वाक़या हो सकता है। तो ये नॉन सीरियस सवाल है, मैं माज़ चाहता हूँ, इसके ऊपर तबसरा नहीं होना चाहिए कोई। बच्चों साहब, मेरा ख्याल इनका ख्याल था कि 8 से 9 घंटे जो गायब रहे हैं उसके ऊपर खान साहब के ऊपर वो ज़्यादा इल्ज़ाम दे रहे थे जी, कि वो इल्ज़ाम लगा देते हैं मतलब हमदर्दी हासिल करने के लिए। इनकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए। वैसे बाज़ लोग होते हैं ना वो हमेशा अजीबोगरीब सा सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक, जैसे वो आपने बड़ा पुराना लतीफ़ा आपने सुना होगा, बल्कि आप ही ने सुनाया था कि एक खामद जो था घर पे वक्त पे नहीं आया तो बीवी बड़ी परेशान थी और उसने अपनी सास से कहा कि यकीनन इसका किसी न किसी औरत के साथ कोई चक्कर होगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे इतना शक नहीं करना चाहिए, ज़रा अच्छा सोचना चाहिए, हो सकता है ट्रक के नीचे आ गया हो तो कोई किसी का चक्कर नहीं हो सकता हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आ गया। तो ये
जो लोग हैं ना बाज़ औक़ात वो इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि बस ही नहीं, ये आगे वाला ही काम हो गया होगा। नहीं, हम मानते हैं जी, बाकी मीटिंग में थे। मीटिंग में ठीक है, जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर यकीन करें हम। ठीक है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।